हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, आप सभी के लिए यह वीडियो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का ऐसा मॉडल पेपर जहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th में हो और 7 मार्च 2024 को सामाजिक विज्ञान के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप लोग इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में 100% पूछे ही जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। समय आपको पेपर में कितना मिलेगा? 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। 3 घंटा पेपर आपको हल करना है, 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर पढ़ने के लिए। निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को करना अनिवार्य है। उससे पहले आपको निर्देश पढ़ना होगा। अगला यहाँ पर है निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए? पढ़ने के लिए। तो पेपर आप अच्छे से पढ़िएगा। जिन प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से जानते हैं, सबसे पहले उन प्रश्नों का उत्तर आप सॉल्व करेंगे। फिर प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित है? खंड आ और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर OMR शीट पर दिया जाना है। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से OMR शीट में फिल कर देते हैं तो आपके पूरे पूरे 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रत्येक विषय में ये जो 20 प्रश्न आने वाले हैं, इन प्रश्नों की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनसे आपका स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा जरूर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर OMR शीट में भर देते हैं तो 20 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते। लेकिन जो वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं, जिनका उत्तर आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होता है, इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखते हैं तो हो सकता है आपकी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो या अच्छी ना हो ज़्यादा, तो उसमें भी आपके नंबर कटने के चांस रहेंगे। लेकिन ये जो 20 प्रश्न हैं, इनमें आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा जब आप सही उत्तर भरे होंगे और सही तरीके से OMR शीट भरे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन 20 प्रश्नों की ओर जरूर ध्यान दें, प्रत्येक विषय की ओर। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला निर्देश है, OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। एक बार आपने OMR शीट में पहले प्रश्न के अंतर्गत डी वाला सही था, आपने सी वाले को काला कर दिया, गोला। अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है तो चलिए मैं इसको काट दूं। तो ना तो आपको इस तरह से काटना है, ना इरेजर से इसको खुरचना है, और ना ही इसमें व्हाइटनर का प्रयोग करना है। आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, काट पीट नहीं करना है। गलत हो गया सो हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश में भी दिया है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी ना करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला निर्देश आप लोग ध्यान दीजिएगा। खंड बा जो होगा 50 अंकों का होगा और इसके अंतर्गत वर्णनात्मक प्रथम प्रकार के प्रश्न और वर्णनात्मक द्वितीय प्रकार के प्रश्न होंगे, एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न भी देखने को मिलेंगे।
मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है, इसके लिए अंक भी सामने अंकित होंगे। अगला है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। जो मानचित्र आपको मिलेगा उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी के साथ अच्छे से मजबूती के साथ बांध दीजिएगा। अगला है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इन सभी निर्देशों के अनुसार ही आपको पेपर को सॉल्व करना है। अब खंड आ में 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। यहाँ पर भी निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जो विकल्प सही हो उसी का चयन करना है। पहला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। यहाँ पर आप देखोगे विकल्प पहला है इटली, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ब्रिटेन। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी देश से था। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिख लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैंने इस मॉडल पेपर में शामिल किया है। ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1915 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में? महात्मा गांधी सन 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। कब? 1915 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 27, 28, 29 या 18? तो वर्तमान समय में हमारे भारत में कितने राज्य हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओगे। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, 29 हैं या 28 हैं। ये दो में से कोई एक सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत में वर्तमान समय में कुल कितने राज्य हैं। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? विकल्प इस प्रकार से हैं, 1825 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1848 ईस्वी और 1843 ईस्वी। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी कब? 1848 ईस्वी में। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो यहाँ पर आप देखोगे विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा अमेरिका और चौथा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? इसका उत्तर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का। प्रश्न संख्या 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है विकल्प 1882 ईस्वी में, दूसरा विकल्प है 1884 ईस्वी में और तीसरा है विकल्प 1885 ईस्वी में, चौथा है 1846 ईस्वी में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को आप लिख लोगे। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? विकल्प पहला है झारखंड, दूसरा विकल्प है गुजरात, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा है बिहार। दिए गए विकल्पों में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात राज्य में। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सी रबी की फसल है?
विकल्प है पहला चना, दूसरा विकल्प है कपास, तीसरा विकल्प है मोटे अनाज, चौथा विकल्प है चावल। आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है, तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, चना। और मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि रबी की फसल यानी फसलों को बोने का समय क्या होता है, यानी ये कब किस माह में बोई जाती हैं, आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं? विकल्प पहला है परिवहन, दूसरा प्रौद्योगिकी, तीसरा सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी और चौथा ये सभी। तो वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक ये सभी हैं, क्योंकि परिवहन, प्रौद्योगिकी और सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही वैश्वीकरण की संभावना यानी वैश्वीकरण को संभव बनाया जा सका है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? ये सभी। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? विकल्प यहाँ पर हैं, पहला है विकल्प सौर ऊर्जा, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक गैस, तीसरा विकल्प है पेट्रोलियम और चौथा है कोयला। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। और ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत कहलाते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, यानी ये संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम नवीकरण करके, यानी नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं इनको, इनका हम नए प्रयोग कर सकते हैं, यानी नए तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो ऊर्जा के ऐसे संसाधन जो कि दोबारा हमें प्राप्त होते हैं वह होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा है, अब सौर ऊर्जा हमें दिन प्रतिदिन प्राप्त होती रहती है, लेकिन प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, एक बार ये संसाधन समाप्त हो गए तो ये हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन वह संसाधन हैं जो हम नए तरीके से या हमें ये समाप्त नहीं मिलेंगे, ये होते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? वितरण, व्यय, उत्पादन या विदेशी निवेश? तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं इनके द्वारा किया गया निवेश क्या कहलाता है? विदेशी निवेश कहलाता है। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है? पूंजी है, लाभ, सेवाएं या कर? तो यदि हमें किसी भी चीज का उत्पादन करना है तो इसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? पूंजी। यानी हमारे पास जब धन होगा तभी हम किसी चीज का उत्पादन कर पाएंगे और उससे लाभ प्राप्त कर पाएंगे और सेवाएं भी दे पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? तो इसका उत्तर तो आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे भारतवर्ष में मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार किस आयु के उपरांत मिल जाता है? उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। जब कोई भी वयस्क 18 वर्ष का हो जाता है तो वह वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, यानी वह मत देने का अधिकारी हो जाता है। अगला प्रश्न है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? विकल्प पहला है संप्रदाय पर, दूसरा है समुदाय पर, तीसरा है धर्म पर, चौथा है सांप्रदायिकता पर। तो धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सांप्रदायिकता पर। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? सोना से, लौह अयस्क से, बॉक्साइट से या तांबा से? हेमेटाइट का संबंध होता है किससे? लौह अयस्क से होता है। अगला प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से
किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विकल्प पहला नेपाल, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका और चौथा बांग्लादेश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक कहते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है यहाँ पर, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है कहाँ पर? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज की संस्थाओं में या लोकसभा में? तो उत्तर होगा भारत में पंचायती राज की संस्था में यानी संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, प्राकृतिक गैस के लिए या बॉक्साइट के लिए? तो कोरबा जो है यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे विकसित देश के द्वारा शुरू हुआ था। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन प्रश्नों को लिख लें और इसके बाद जो खंड बा में प्रश्न आएंगे वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न, जिनका उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का और अथवा में प्रश्न जो है यह भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है, भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए। और अथवा में जो प्रश्न है यह भी महत्वपूर्ण है, भूदान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। प्रश्न संख्या 3 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और प्रश्न संख्या यहाँ पर 3 का अथवा भी महत्वपूर्ण है, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीयकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया। और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे क्योंकि ये सभी प्रश्न हैं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगला यहाँ पर आप लोग देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा एक प्रश्न। अथवा में आप इस प्रश्न का उत्तर करना चाहें तो जो अथवा में दिया होगा उसका भी आप उत्तर कर सकते हो। यहाँ पर है अथवा में, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, ऊर्जा के गैर परंपरागत कर स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अथवा में है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वो कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4। आप लोग ध्यान देंगे, कर नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या यहाँ पर 7 है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। अथवा में प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 8 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। और अथवा में प्रश्न है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के
प्रमुख कारण क्या थे। इसके बाद आप देखोगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 9 का के अंतर्गत प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में, यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है, नाम सहित दर्शाना है। सही नाम तथा सही अंकन हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी 1 नंबर का एक प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रकार से पूछे जाएंगे प्रश्न, वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, 1 नंबर का प्रश्न है ये। और वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इस तरह से 5 नंबर के प्रश्न आएंगे 9 का के अंतर्गत मानचित्र से संबंधित। और इसके बाद यहाँ पर होंगे 9 खा, यहाँ पर 9 खा होगा, आप लोग ध्यान देंगे। 9 खा के अंतर्गत दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। नागार्जुन सागर बांध, यहाँ पर चिन्ह भी बना होगा जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, 1 नंबर का एक प्रश्न होगा। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, चित्र द्वारा नाम सहित यहाँ पर चिन्ह बना होगा। हैदराबाद नगर, यहाँ पर भी चिन्ह होगा, मैंने यहाँ पर नहीं बनाया है लेकिन आप लोग ध्यान देंगे जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है यहाँ पर चिन्ह जरूर बने होंगे। अगला ब्रह्मपुत्र नदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित। और कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित। और इस तरह से 5 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो कुल 5 5 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दें, इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लो, क्योंकि ये 100% की गारंटी है कि यहाँ से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।